प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने वीडियो के शीर्षक में ही लिखा था कि इंटरव्यू की डेट आगे बढ़ गई, अब क्या करें। तो इसका एक लाइन में सीधा सीधा जवाब है, जो भी प्रतिभागी इंटरव्यू में जा रहा है वो इस समय जो उसे अतिरिक्त मिल रहा है उसके एक एक पल का सदुपयोग करे और जहां भी उसकी कमजोरी है इंटरव्यू से संबंधित उस कमजोरी को एकदम गंभीरता से दूर करे, किसी भी प्रकार की नकारात्मक बातें सोचने के बदले। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देना चाह रहा हूं। जैसे आपको अपने बायोडाटा पर बहुत ज्यादा वर्क करना रहता है और उसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर। बायोडाटा का एक सरल सा प्रश्न पहले मैं बताना चाहूंगा, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। अधिकांश विद्यार्थी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं और जब हम लोग उनसे मॉक इंटरव्यू में पूछते हैं कि आपकी डिग्री का प्रशासन में क्या उपयोग है, एक इंजीनियर को हम प्रशासनिक अधिकारी के रूप में क्यों चुने, तो अक्सर वो कुछ बेहतर उत्तर देने के बदले तनाव सा महसूस करने लगते हैं। पर बहुत सिंपल और सहज सा उत्तर है कि आज का युग आधुनिकता का युग है, तकनीक का युग है, डिजिटल युग है। सब कुछ ऐप के माध्यम से हो रहा है, पूरा प्रशासन आधुनिक मोड पर आ चुका है, पूरे प्रशासन का डिजिटलाइजेशन हो रहा है। तो ऐसे में एक तकनीकी क्षमता से युक्त व्यक्ति प्रशासन को आधुनिक बनाने में, जनहितैषी बनाने में, प्रशासन को जन जन तक पहुंचाने में और बेहतर साबित होगा। इसी तरह के जितने प्रश्न आपके बायोडाटा से संबंधित आपसे नहीं बन रहे हैं उन्हें आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। उन प्रश्नों के बेहतर उत्तर मैं आपको वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा ताकि आपकी इंटरव्यू को एक सही दिशा मिले। आपने अपने बायोडाटा में यदि फिजिक्स या मैथ्स या इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो अब आपके सामने समय आ गया है कि आप खुद इमेजिन करें और इमेजिन करके वहां से जुड़े हुए प्रश्न बनाएं और उन प्रश्नों के छोटे छोटे उत्तर लिख करके दिमाग में रखने का प्रयास करें। जैसे कोई फिजिक्स का विद्यार्थी है, इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है, तो बेसिक रूप से उसको जानना चाहिए बल क्या है, व्हाट इज फोर्स, त्वरण क्या है, व्हाट इज एक्सीलरेशन, 4 स्ट्रोक इंजन क्या है, वहां से लेकर के गुरुत्वाकर्षण का सामान्य सिद्धांत क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल क्या है, इन सब बातों को जानते जानते वो आज के युग में आगे बढ़ते बढ़ते मिशन चंद्रयान, मिशन आदित्य जो ऑर्बिट में गया हुआ है, मिशन आदित्य, हेलो ऑर्बिट क्या होता है, इस तरह की चीजों को जाने, भारत की अंतरिक्ष के क्षेत्र में आधुनिकतम उपलब्धियों को जाने और ऐसे अपने ज्ञान को बेसिक से ऊपर बढ़ाते जाए। आज ही कोई विद्यार्थी आया हुआ था जिसने हिस्ट्री में डिग्री ली हुई है और वो हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों की तैयारी कैसे करे करके तनाव महसूस कर रहा था। मान लीजिए हिस्ट्री आपका विषय है तो आप बैठिए रीडिंग टेबल पर और शुरू कीजिए अपने आप से पूछना कि पहला दौर हिस्ट्री का शुरू होता है प्राग ऐतिहासिक काल से, तो वहां से क्या प्रश्न बन सकते हैं। मनुष्य के जीवन में कौन कौन सी घटनाएं क्रांति के रूप में आती हैं, तो अग्नि का प्रयोग, वहां से लेकर कृषि का प्रयोग, ये सब प्राग ऐतिहासिक काल से जुड़ेंगी। या फिर प्राग ऐतिहासिक काल के प्रमुख स्थान कौन कौन से थे, भीमबेटका के बारे में आप क्या जानते हैं, छत्तीसगढ़ से प्राग ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से मिले हैं, उनका क्या महत्व है, ये आपका प्राग इतिहास से प्रश्न बनेगा। फिर आप सिंधु घाटी पर आइए, सिंधु घाटी के बारे में बताएं, आपसे कहेगा तो आप मानसिक रूप से तैयार रहें, छोटी छोटी बातें ना करके बताएं कि विश्व की प्राचीनतम सुनियोजित नगर नियोजन प्रस्तुत करने वाली सभ्यता थी जो उस समय में सुदूर व्यापार करती थी, समुद्री मार्ग से परिचित थी, वस्त्र निर्माण करना जानती थी, नाप तौल से ये पूरी तरह से परिचित हो चुकी थी। इस तरीके से आप वहां के सेक्शन में आगे बढ़े। फिर वैदिक काल से क्या प्रश्न आता है, ऐसा बढ़ते बढ़ते फिर आप आगे बढ़ जाएं खुद से सोचते हुए मौर्य काल, तो मौर्य काल में क्या पूछ सकता है, तो चाणक्य आपके दिमाग में आए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपसे प्रश्न हो सकता है दिमाग में आए, सम्राट अशोक से आपसे प्रश्न हो सकता है दिमाग में आए, मौर्यों की प्रशासन व्यवस्था से क्या प्रश्न बन सकता है आपके दिमाग में आए, और छत्तीसगढ़ में मौर्य काल से संबंधित स्थलों को पूछा जाए। फिर सामान्य प्रश्न आप तैयार करें कि किस शासक ने आपको प्रभावित किया है, तो आप प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में याद रखें, मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में याद रखें, आधुनिक भारत के संदर्भ में व्यक्तित्व को याद रखें। किसी एक शासक का नाम लेने के बदले आप एक संतुलित दृष्टिकोण अपना सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य ने मुझे प्रभावित किया, अखंड भारत की स्थापना करके विश्व को शांति का संदेश देने के संदर्भ में मुझे अशोक ने प्रभावित किया, और मध्यकालीन भारत के शासकों को मैं देखता हूं तो अकबर मुझे वहां सबसे प्रभावी शासक नजर आते हैं। मध्यकालीन इस्लामिक शासकों में पर देशभक्ति की भावना लिए हुए राणा प्रताप मेरे सामने एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि राष्ट्र के लिए कैसे जूझना है, कैसे देशभक्ति के लिए मर मिटना है, और वहीं
वीर शिवाजी को मैं भूल ही नहीं सकता, उनके अपूर्व योगदान से मध्यकालीन भारत ओतप्रोत है। ये आपके उत्तर देने का तरीका है और ये चिंतन से विकसित होता है। आपके पास समय है, इस समय का आप और कैसे सदुपयोग करें, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व के घटनाक्रम का विश्लेषण करके आपकी राय बननी चाहिए। और आप लंबे लंबे घटनाक्रम को यदि पढ़ते रहे, याद करते रहे, तो राय नहीं बनती। कुछ लेख ऐसे मिलते हैं आपको समाचार पत्रों में, प्रतियोगिता दर्पण का अध्ययन करने से, इंडिया टुडे आदि का अध्ययन करने से, कि उन लेखों के माध्यम से आपको दृष्टिकोण बताते बनता है। और मैं आज के ही दैनिक भास्कर के 2 लेख का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, आपकी इंटरव्यू की तैयारी जारी रहे। जैसे जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव हुआ, नई सरकार बनी, अब इससे विश्लेषण के प्रश्न क्या आएंगे और आपको कैसे सटीक उत्तर देने में मदद मिलेगी, देखिएगा। तो पहला एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न है इसमें, पूर्ण राज्य का दर्जा को लेकर। जम्मू कश्मीर राज्य से एक बड़ा प्रश्न आएगा, अभी नई सरकार बन गई, आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो जब तक आप प्रॉपर नॉलेज नहीं रखेंगे, आप गंभीर उत्तर नहीं दे पाएंगे। देखिए क्या कह रहा है ये लेख, विराग गुप्ता जी का लेख है, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उन्होंने लिखा है, पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हामी भरी थी। देखिएगा, लेकिन केंद्र सरकार चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की बात कर रही है। यानी हम मान रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, यद्यपि हमारी सरकार ने ही उसे भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, लेकिन हम यूटी से फिर से उसे पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। अभी जो नई सरकार बनी है, नवनिर्वाचित सरकार, इस बारे में आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए मंत्रिमंडल और विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर सकती है। इस बारे में फैसला लेने का पूरा अधिकार संसद के पास ही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई समय सीमा के भीतर चुनाव हो गए हैं, जैसा कि वचन दिया गया था, लेकिन किसी तयशुदा समय सीमा के भीतर पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है। संसद सर्वोच्च है और यूटी की वर्तमान विधानसभा के कार्यकाल में ही पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन व्यवहारिक समझ के अनुसार पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद फिर नए सिरे से चुनाव होंगे। विधानसभा चुनाव होने में ही 5 साल लग गए, इसलिए पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने में लंबा समय लग सकता है। मतलब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। ये आपका क्या बनेगा, स्टैंड बनेगा। क्यों देंगे करके प्रश्न आएगा। क्या सुरक्षा का प्रश्न फिर सामने नहीं आएगा? क्या आतंकवादी घटनाएं फिर नहीं हटेंगी, ऐसा आपसे पूछा जाएगा। फिर आप बताएंगे उस चीज के बारे में अपनी राय और फिर बोलेंगे कि कब तक मिलना चाहिए। तो आपको जरूर इस व्यू को दिमाग में रखना है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद चुनाव होगा। अभी अभी निर्वाचन हुए हैं, इतना जल्दी पूर्ण राज्य का दर्जा न देकर वहां की परिस्थितियों को और बेहतर बनाया जाए और एक लंबे समय के अंतराल से 5 साल के अंदर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाया जा सकता है। 370 और 35A से संबंधित प्रश्न हमेशा जम्मू कश्मीर से संबंधित आ सकते हैं। बड़े शॉर्ट और स्वीट में यहाँ पर इनको समझाया गया है। लंबे लेख पढ़ने के बदले आप यहां से एक कॉन्सेप्ट पा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में धारा 35A और अनुच्छेद 370 की बहाली और पूर्ण राज्य का दर्जा प्रमुख मुद्दे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में धारा 35A की वजह से अन्य राज्यों के नागरिक जम्मू कश्मीर में अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। राज्य से बाहर शादी करने वाली महिलाओं के बच्चों को स्थायी नागरिकता से वंचित कर दिया जाता था। यह कानून संविधान की समानता के खिलाफ होने के साथ ही महिलाओं के लिए भेदभावपूर्ण था। मतलब अनुच्छेद 35A आप इसके अगेंस्ट जाना भी उचित है। इतने दिनों तक हमने किन्हीं कारणों से 35A को बनाए रखा, 370 को बनाए रखा, अब उसकी बहाली नहीं हो सकती। अनुच्छेद 370 को संविधान में अस्थायी और तात्कालिक प्रावधान के तौर पर शामिल किया गया था। ये आपके आंसर में शामिल रहे, आपकी जुबान में चढ़ जाए। डिक्लेयर किया गया था, पढ़िएगा आप संविधान जानते हैं कि 370 कैसा है, अस्थायी और तात्कालिक प्रावधान है, इसलिए ये हटा, समय के साथ इसे हटना था। 370 की आड़ में कट्टरता, परिवारवाद और भ्रष्टाचार का पोषण ही हुआ और उसे बरकरार रखने के लिए नेताओं ने अनेक झूठ और कुतर्क गढ़े। इस वजह से 370 को निष्प्रभावी या खत्म करने में सरकार और संसद को 70 साल लग गए। साथ ही ये हमारी वर्तमान केंद्र सरकार की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिणाम था कि धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटा। तो इस तरह के लेखों को आप निरंतर पढ़ना जारी रखें। एक और बहुत अच्छा लेख आया है पलकी शर्मा मैडम का, एक आतंकवादी के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है कनाडा, नया पाकिस्तान बनता जा रहा है कनाडा। कनाडा और जस्टिन ट्रूडो का मुद्दा बहुत चर्चा में है।
आप इसकी तह तक जाएंगे आपको बड़ा लंबा समय लगेगा, लेकिन आपसे व्यू पूछा जाएगा कि जस्टिन ट्रूडो के मुद्दे पर कनाडा के साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए, कनाडा सही कर रहा है, गलत कर रहा है, कनाडा ऐसा क्यों कर रहा है, तो ये सारा कुछ आपको इस छोटे से लेख में मिल जाएगा। कनाडा एक व्यक्ति से लड़ने में इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? कारण है नासमझी वोट बैंक की राजनीति। भारत को लेकर ट्रूडो की समझ की कमी तब पूरी तरह से उजागर हो गई थी जब उन्होंने 2018 में अपने भारत दौरे के दौरान एक खलिस्तानी को रात के खाने पर आमंत्रित किया। तो समझिएगा, एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन चुनाव और वोट बैंक की राजनीति के चलते, क्योंकि कनाडा में एक वोट बैंक है किनका? सिखों का। यद्यपि प्रतिशत भी दिया हुआ है, वो बहुत कम परसेंट में अपनी प्रभाविता रखता है, लेकिन उस वोट बैंक को साधने के लिए कनाडा के शासनाध्यक्ष के द्वारा एक राष्ट्र के साथ अपने संबंधों को दांव पर रख दिया गया है। यानी आप भारत का पक्ष लेंगे और कनाडा के इस कदम को अनुचित ठहराएंगे, और आपका अपना व्यू कैसे बनेगा? जब आप इस तरह के निबंध को पढ़ना जारी रखेंगे। आज हम लोग इंटरव्यू बोर्ड में बैठकर पूछ रहे थे अटल सेतु से प्रश्न, भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज बना हुआ है, जीडीपी को लेकर के भारत विश्व में आगे बढ़ते जा रहा है, एआई को लेकर के प्रश्न, एआई कार को लेकर प्रश्न, मिशन आदित्य सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, मिशन चंद्रयान दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना क्यों विशेष मायने रखता है, इसरो, डीआरडीओ, ब्रिक्स के बारे में प्रश्न हम लोग कर रहे थे, ब्रिक्स में सदस्यों की संख्या बढ़ी है, आसियान से लेकर के प्रश्न हो रहे थे, G20 को लेकर प्रश्न हो रहे थे, आर्टिकल 317, कश्मीर में चुनाव, कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, इसके अतिरिक्त बस्तर में नियत नेलनार योजना, स्कूल वेंडे वर्राट पंडुम, घड़वा कला, इस तरह के फील्ड से संबंधित प्रश्न हमारे बोर्ड के द्वारा पूछे जा रहे थे। आप इन प्रश्नों को भी याद रखें, इन प्रश्नों को भी उत्तर की दृष्टि से बनाने का प्रयास करें। ओके, धन्यवाद।